सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात करने वाले हैं 11th एंड 12th के। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th के लिए सबसे मुख्य बात कि आज हम लोग 12th का आगाज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आगाज सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। बातें ये है कि कैसे पढ़ना है। आपने 11th जहां भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, हमें लगता है कि आप बेहतर पढ़े होंगे, लेकिन अब 12th की कैसी पढ़ाई करी जाए कि 12th में 97 हमारे बायोलॉजी में, जैसे कि ऑफलाइन स्टूडेंट मेरे 97 स्कोर किए हैं, वैसे आप भी करो। इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जब भी पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो, वो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग पढ़ो। मतलब कि कहने का मतलब, मोर ऑफ द सारांश यही है कि जो भी आपको पढ़ना है, बायोलॉजी है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैटर्न थोड़े बहुत बदल गए हैं। बदले इस प्रकार ये हैं कि पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ज्यादा आते थे, अब न्यूमेरिकल पॉइंट ज्यादा आते हैं। तो आपका प्रोस्पेक्टिव सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाना चाहिए। इस बार अब हम कैसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट और उसी के साथ साथ क्वेश्चंस पॉइंट्स। मतलब कि न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल्स बोर्ड से रिलेट करेगा, आइदर नीट से एंड आईआईटी से। अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, तो थोड़ी बहुत क्वेश्चंस को वहां से भी पिक किया जाएगा, कि जैसे कि अगर वहां से हम क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं, तो ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन आगे चलकर आप जो प्रिपेयर करने वाले हो नीट या आईआईटी के लिए, तो आपको उससे सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगा। तो पढ़ाई आपकी ऐसी होगी कि 97 की तरफ आपको अग्रसर करते हुए हम लेकर चलेंगे, परंतु आपके लिए कुछ और बातें हैं जिसको ध्यान में रखनी है। 5 बातें और हैं। 5 बातें यह हैं कि रेगुलर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन करना है। नेक्स्ट, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब कि अगर चैप्टर जैसे ही खत्म हो रहा है, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ उसको माइंड मैपिंग करिए, और साथ ही में उसको जब रिवाइज करिए तो रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, वैसे वैसे क्वेश्चंस को, जो भी जैसे भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और एनसीईआरटी की एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी ने थोड़े से बदलाव भी किए हैं, उन बदलाव को भी मद्देनजर रखते हुए हम क्लास अपना अग्रसर करेंगे। मतलब कि क्लास वैसे ही चलेगी जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी हर एक जगह लागू हो चुका है। मतलब कि चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड में, हर एक जगह एनसीईआरटी को अप्लाई कर दिया गया है। आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा सा अंतर जाता है, परंतु अगर बात करें कि और जगह, सब जगह एनसीईआरटी को ही अप्लाई कर दिया गया है। तो मेरा एक ही प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करते चलूं। और आपसे भी, अगर आपको कोई बुक खरीदना है तो उससे पहले एक बार आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कोई और बुक क्यों खरीदना है, क्योंकि सारा बुक, सारा क्वेश्चन, सारी चीजें एनसीईआरटी से ही निकल के आनी है, तो क्यों और कहीं और जाना। तो हमारा मेन क्या है, कोर पे फोकस करिएगा बेटा। कि जो न्यूक्लियस होता है, हम कहते हैं पूरा एक सेल होता है, सेल का कोर पॉइंट क्या होता है, न्यूक्लियस। वैसे ही कोर पॉइंट क्या है मेरा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को टच करते हुए चलना है। अब रही बात कि जैसे बायोलॉजी की मैं बात करूं, तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटा दिया गया है। हटाया गया है तो क्या मैं उसको नहीं पढ़ाऊं? तो अब ये आप इस चीज को समझिएगा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ाना है, तो अब हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उस चैप्टर के कुछ कुछ जो कोर पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट होगा। मतलब कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जनन की बात करें कि जनन क्या होता है, तो सबसे पहले यही क्लास को, इसी को क्लास में कन्वर्ट करते हुए मैं यहां पे बात करूं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा जनन। जनन किसे कहेंगे? और जनन की बात यहीं पे परिभाषित करते हुए मैंने बोला, तो आपको बोलना है, अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि जनन क्या होता है, तो कहोगे जनन एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है। मतलब कि बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जो भी जीव है, नोट द पॉइंट, जो भी जीव है अपने जैसा नया संतति की उत्पत्ति करता है। क्या याद रहेगा इतनी बात? तो मैंने क्या बोला कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या बायोलॉजिकल फिनोमिना है, और इसमें जो भी इंडिविजुअल है, जो भी जीव है, अपने जैसी नई संतति की उत्पत्ति करता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है।
अब यहीं पे एक और चीज मैं बोलूंगा कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होते हैं। तो जनरली रिप्रोडक्शन क्या बोलोगे आप कि दो प्रकार से होते हैं, पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहां हम बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं नई संतति की उत्पत्ति के लिए, जबकि वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट मतलब दो जनक मिलकर नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। तो और क्या अंतर है, अंतर एक और है कि यहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनते, अर्थात कि गैमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई रोल नहीं होता है, मतलब कि युग्मक का कोई मतलब नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक बनते हैं और युग्मक के फ्यूज से जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से होल बॉडी बनती है। ये आगे की फिनोमिना है, आपको समझकर चलना होगा। ये सब बातें हैं और इन बातों को समझते रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में जो नई संतति आती है इसमें टाइम कम लगता है, जबकि लैंगिक जनन में जो संततियां बनती हैं या जो संतति बनती है उसमें एक लंबी प्रोसेस चलती है, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, जबकि अलैंगिक जनन में हो सकता है घंटों में, हो सकता है कि 2 दिन में या 4 दिन में या 2 महीना में, इतने में वो नई संतति बेहतर बन के आ जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें यहीं पे एक चीज और बोलें कि जो नॉन लिविंग जो अलैंगिक मतलब कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं वो संततियां, उनमें भी कई प्रकार हैं, तो उन प्रकार को आपको पढ़ना है क्लास 10th से, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग इतना पढ़ा देते हैं कि क्लास 11th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कवर हो जाता है, मतलब कि जीवों में जनन ये कवर हो जाता है क्लास 10th वाली चीजों से। तो क्लास 10th वाली चीजें को हमने इतना ब्रॉडली पढ़ा दिया है कि हमारा 12th वाला भी कवर कर ले जाएगा। अगर आप मेरे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे ऑफलाइन सेंटर में, यहाँ से विजिट आप मतलब कि यहाँ से रिलेट नहीं कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मतलब कि कैसे पढ़ाया था, ये चीज आपको नहीं पता होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को थोड़े बहुत ब्रीफली आपको पढ़ लेना है और एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। अगर आप कहोगे कि सर इसको समझा के पढ़ाइए, तो हम एक लेक्चर उसका 1 शॉर्ट वीडियो उसका कवर करके आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब रही बात कि हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैं लिखूं यहाँ पे, तो मैं लिखने वाला हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और ये चैप्टर नंबर 2 है, या बोला जाए कि चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 को हिंदी में लिखा जाए तो बोला गया है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसका हिंदी होता है बाबू कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो अगर बात की जाए कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर नंबर 2, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक चीज है कि यहां पे बात किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी बात की गई है फ्लावरिंग प्लांट। तो हम बात करेंगे प्लांट को कैटेगराइज किया गया था, क्लास 11th अगर आप पढ़े होंगे तो प्लांट को कैटेगराइज किया गया है किसमें, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा। एंजियोस्पर्मे में ही केवल फ्लावरिंग प्लांट होती हैं, मतलब कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही केवल पुष्प बनाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट अर्थात कि आवृतबीजी पुष्प। तो आवृतबीजी पादप में ही आवृतबीजी पुष्प देखने को मिलेगा। और यहां पे क्या बात चल रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स घटते हैं। तो अगर मैं लिख दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोलूं, तो मैं बोलूंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं होती हैं, मतलब कि जनन के अंदर, घटना के अंदर भी घटना है, मतलब कि लैंगिक जनन में घटना है। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो मेजरली आपको देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये 3 घटनाएं चलती हुई दिखेंगी। प्री फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं कि निषेचन पूर्व, क्या बोलेंगे बेटा,
निषेचन पूर्व, क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना। और दूसरी क्या है, निषेचन वाली घटना, जहां निषेचन हो रहा हो। और तीसरा क्या है, निषेचन पश्च घटना। क्या बोलोगे यहां पे कि निषेचन पश्च घटना। ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर हम बात करें कि ये तो हमारा इवेंट्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, और इन घटनाओं को हम देखेंगे कि ये घटनाएं ऐसी चलेंगी। परंतु यहां पर आपको समझनी है कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, कि निषेचन के पूर्व घटना। अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं बोलूं कि एक लड़का या एक लड़की, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक स्टेज तक जाता है और उस स्टेज में भी कैटेगराइज किया गया है। तो अगर हम बात करें, पहला होता है कि जो बाल अवस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका होता है वृद्धावस्था, फिर उसका होता है मृत्यु। ये घटनाएं हैं, ये इवेंट्स हैं। तो उसी प्रकार मैं बात करूं कि जब रिप्रोडक्शन की कहानी आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो निषेचन पूर्व घटना मतलब कि जब किशोरा अवस्था में कोई बालक या बालिका आती है, तो किशोरा अवस्था से युवा अवस्था में जैसे ही जाती है तो उस समय गैमिट का निर्माण हो रहा है, युग्मक का निर्माण हो रहा है। उस घटना को बोलते हैं बाबू निषेचन पूर्व घटना। इसमें दो चीजें होती हैं। अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूं तो प्लांट यहां पे चल रहा है, तो मैं पहला बोलूंगा गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलूंगा बेटा, गैमीटोजेनेसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। और दूसरी इसी में फिनोमिना दूसरी एक और घटती है, मतलब कि युग्मक का स्थानांतरण। तो लिखेंगे बाबू कि गैमिट ट्रांसफर। क्या लिखेंगे, गैमिट ट्रांसफर। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। अब नेक्स्ट जो है निषेचन। जैसे ही युग्मक जो है कि नर युग्मक मादा युग्मक पे पास चला गया तो निषेचन हो जाएगा और यहां पर निर्माण होता है जाइगोट का। किसका, जाइगोट का। तो ये जो गैमिट बना, इस गैमिट का नंबर n रहता है। जब जाइगोट मतलब कि नर और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं तो ये 2n हो जाता है। ये सब पढ़ाया जाएगा। ये एक छोटी सी इन सब चीजों में सारांश दे रहे हैं हम, कि ताकि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम नहीं पढ़ाए हैं तो उसका एक झलक इस तरीके से आप देख सकें। और नेक्स्ट जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जैसे ही जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद जो घटना चलती है उसको बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। और इसमें क्या बनता है कि एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो, भ्रूण। और जैसे ही एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बनने के बाद अगर प्लांट है तो एम्ब्रियो का जो विकसित होगा उससे सीड से, अगर ओवरी वाला पार्ट होगा तो उससे बनेगा फ्रूट, और ओव्यूल से बनेगा सीड। इन सब चीजों को हम समझेंगे, परंतु ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब रही बात कि क्या ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये पहले चैप्टर की बात है, परंतु सेकंड चैप्टर में हम आपको लेकर चल रहे हैं। पहले चैप्टर की बात क्यों नहीं की गई, क्योंकि हमको टाइम जाया करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज पूछा जाएगा उसी पे फोकस होकर पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हो कि एक घोड़ा जो होता है, घोड़ा, अगर उस घोड़े को मंजिल तक जाना हो तो उसके कान के पट्टे लगते हैं, और वो कान का पट्टा उसको क्या करता है, फोकस करता है। तो उसी प्रकार आपका जो टीचर है आपको पट्टा लगा के फोकस कर रहा है कि आप हमेशा फोकस रहें और स्ट्रेट देखें, अपने गोल की तरफ देखें, भटकाव नहीं रखना है। कोई दिक्कत इसमें? तो आज हम इतना समझ लिए। अब रही बात कि आपके अंदर एक कंफ्यूजन है, क्या इसको ऐसे पढ़ने से क्या मेरा 97 बनेगा? नहीं, अभी तो ये स्टार्ट है, अभी और भी चीज बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, मतलब कि आरंभ एवं प्रारंभ दोनों चीज चल रहा है। तो इस चीज का आगाज चल रहा है। आगाज मतलब कि हर एक बातों को आप तक पहुंचाना बेहतर वे में। तो ध्यान रखिएगा कि इन सब चीजों को समझिए। अब ऐसे ही आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, उस लेक्चर्स को भी ऐसे ही कवर किया जाएगा, और अब लेक्चर आपका शेड्यूल हो जाएगा। धन्यवाद वीएलसीएंस।